तो यूके में सेटल होने को कहते हैं ILR। तो और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका ILR स्टेटस ख़त्म भी हो सकता है या नहीं। जनाब, अगर आप भी ब्रिटानिया में सेटल होने का सोच रहे हैं और ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने का और ILR के बारे में आप चाहते हैं कि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं पिछले 6 साल से ब्रिटानिया में मुकीम हूँ और मेरा ताल्लुक़ शोबा सर्जरी से है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बाद आप ILR कैसे ले सकते हैं। तो जनाब, जितने भी लोग माइग्रेट करते हैं और ब्रिटानिया आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, फ़िलिपीन से या बांग्लादेश से या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं ब्रिटानिया में अपना माश को बेहतर करने के लिए। तो उनके लिए उनके ज़हन में सबसे पहली बात ये होती है कि जी हम वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप वीज़े पे रहते हैं तो आपको यही खौफ बैक ऑफ द माइंड रहता है कि जी कब जनाब वीज़ा ख़त्म हो जाए या जॉब ख़त्म हो जाए तो हमें वापस भेज देंगे और हमने जनाब वापस अपने मुल्क में चले जाना है। तो इस जगह पर आते हुए सबसे पहले यूरोप में या यूके USA में यही ख्याल होता है और सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती है कि वहाँ जाकर सेटल होना है और अल्टीमेटली वहाँ की सिटीज़नशिप भी लेनी है। तो यूके में सेटल होने को कहते हैं ILR। इट इज़ इक्विवेलेंट टू PR विच इज़ इन कनाडा, उसमें वहाँ परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, यहाँ पर ILR कहते हैं विच इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो जनाब, इसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो लोग आएंगे यहाँ पर उनके लिए। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा, टियर 2 वीज़ा, जिसको पहले फॉर्मली टियर 2 वीज़ा कहा जाता था, इसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन वीज़ा जो हैं, ये 3 वीज़ा जो हैं ये सेम कैटेगरी में आते हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स रूट में आती है, ये उसमें क्लासिफाई होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ये कि इस किसी भी एक वीज़ा कैटेगरी या इनके कॉम्बिनेशन में की कैटेगरी में कॉन्टीन्यूसली 5 साल के लिए आप यूके में आप रह चुके हों और आपने स्टे कर लिया हो। दूसरी चीज़ जो है वो आप मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करते हों। तो जनरली स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए जो सैलरी रिक्वायरमेंट है उसी से ही ILR की सैलरी जो है वो मीट हो जाती है। लेकिन आगे चलकर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। और थर्ड जो है वो ये है कि आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये एक लेटर लिख कर दे कि यू कंटिन्यू टू बी नीडेड इन द सेम जॉब जो कि आप कर रहे हैं। तो वो लेटर भी जो है वो आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा जी अगर आपकी उम्र 18 और 64 बरस के दरमियान में है तो फिर आपको 2 और रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि आप यूजुअली जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब पे आते हैं तो आपने ऑलरेडी पास किया होता है। लेकिन अगर से डिपेंडेंट रूट से आ रहे हैं तो फिर उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, जिसकी के बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स हैं, B1 लेवल के लिए होता है। दूसरी जो है रिक्वायरमेंट वो है लाइफ इन यूके टेस्ट, जो कि सबको करना पड़ता है पास। ये इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिफरेंट ऐप्स होती हैं मॉक टेस्ट्स के लिए और बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, आसान सा टेस्ट होता है, इसको आप पास कर लेते हैं और इसका एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो कि आपकी एप्लीकेशन में यूज़ होगा। नेक्स्ट जनाब, अब हम देख लेते हैं कि व्हेन टू अप्लाई, आप कब अप्लाई कर सकते हैं। आप जब 5 साल रह चुके हैं तो जिस डेट को आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं उससे आप 28 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक जो है समझ लें 4 वीक्स का एक ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। से कि मैं अगर 28 नवंबर को सन 2017 में आया था, तो अगर आप 5 साल इसको आगे ले जाएं तो आपके बनेंगे जनाब 28 नवंबर 2022 में आपके 5 साल पूरे होते हैं। तो आप 1 नवंबर 2022 को ही या उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी फ़ीस जो है वो है 2885 पाउंड और इसमें आपको जो वेटिंग टाइम है डिसीजन का वो है 6 मंथ्स। इस पीरियड के दौरान इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यूके से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते जब आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसिड्रेशन है। लेकिन ये एक बहुत लंबा पीरियड है डेफिनेटली, तो इसलिए यूके गवर्नमेंट ने इसमें एक्स्ट्रा फ़ीस के साथ प्रायोरिटी सर्विस भी लॉन्च की हुई है।
तो अगर आप 500 पाउंड अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस के ऊपर अलग से पे करते हैं तो आपको आपका डिसीजन 5 वर्किंग डेज़ में मिल जाएगा। और सुपर प्रायोरिटी फ़ीस जिसमें कि आप मज़ीद 1000 पाउंड दे सकते हैं, नॉट दैट 500 पाउंड्स, यानी 2885 के ऊपर 1000 पाउंड अगर फ़ीस दें तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे को डिसीजन मिल जाएगा। या अगर आपने वीकेंड पे अप्लाई किया है तो 2 वर्किंग डेज़ टाइम में आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि टाइम इन यूके कैसे कैलकुलेट होगा। ये 5 साल जो कैलकुलेट होंगे ये इस तरह से होंगे कि आपकी एब्सेंसेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 180 डेज़ इन एनी 12 मंथ्स, यानी एक 12 महीने के पीरियड के अंदर 180 दिन यानी कि 6 महीने से ज़्यादा आप यूके से अगर बाहर हैं तो फिर आपकी जो है कंटिन्यूटी ब्रेक कंसिडर की जाएगी और आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो है वो मैंने पहले जैसे बात की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जनाब आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 25,600 पाउंड या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या पर आवर रेट जो है वो 10.10 पाउंड्स के हिसाब से पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी है क्योंकि हर जॉब कैटेगरी के लिए डिफरेंट उन्होंने गोइंग रेट्स सेट किए हुए हैं। तो जैसा कि अगर आपकी जॉब कैटेगरी जो है उसमें गोइंग रेट है 30,000 पाउंड सालाना सैलरी का, और आपकी जो जॉब है उसमें आपको सैलरी मिल रही है 27,000 पाउंड, तो ये जो मिनिमम वेज है रिक्वायरमेंट उससे तो ज़्यादा है, लेकिन आपकी सैलरी जॉब कैटेगरी का जो गोइंग रेट है उससे कम है, तो आप आईएलआर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपने अपनी जॉब कैटेगरी के लिए इसको भी देखना है कि आपका गोइंग रेट क्या है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो है डिपेंडेंट्स का। आप अपने साथ अपने बीवी बच्चों को लेकर आए हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे फैमिली वहाँ पर सेट हों, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके बाद अलहदा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल पूरे करने हैं एज ए डिपेंडेंट ऑन यू, यानी कि वो उस पीरियड को काउंट कर सकते हैं जब तक कि वो आपके डिपेंडेंट रहे 5 साल तक। अगर उससे पहले उनका कोई अपना वीज़ा कैटेगरी थी, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वाइफ़ आई या हस्बैंड आया और वो शुरू में डिपेंडेंट वीज़ा की कैटेगरी में आए, लेकिन बाद में उनको अपनी जॉब मिल गई और फिर क्वेश्चन आता है कि वो वीज़ा कैटेगरी स्विच करें या ना करें। तो उसमें ये एडवाइस किया जाता है अगर आपको टाइम की जो है बचत करनी है तो फिर डिपेंडेंट वीज़ा के तौर पर ही कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आपने कैटेगरी चेंज कर ली तो आपका क्लॉक जो है वो आईएलआर का रीसेट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट्स के लिए ज़रूरी है जी कि 5 ईयर्स जो हैं एक ही वीज़ा कैटेगरी पे आपके डिपेंडेंट के तौर पे वो रहे हों। दूसरा ये है कि वो आप उनकी जो है सपोर्ट करने के लिए आपके पास इनफ इनकम हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप है और आपकी इंटेंशन है इकट्ठे रहने की, कोई एज सच डिवोर्स या खुदा न खास्ता इस तरह की किसी चीज़ का मामला मौजूद नहीं है और आपकी इंटेंशन है कि आप इकट्ठे ही रहेंगे, तो फिर वो जो हैं वो जब अपने 5 साल पूरे अगर उनके साथ ही हो रहे हैं तो वो आपके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं आईएलआर के लिए। इसके अलावा जनाब जो डिपेंडेंट हैं उनको भी अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट वही B1 लेवल है, और इसके अलावा लाइफ इन यूके टेस्ट भी उनको अपना पास करना है, जिसमें कि उनको जनरल यूके की हिस्ट्री और कोर्ट्स कैसे वर्क करती हैं, सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें जो हैं कैसे रन करती है बेसिकली, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें टेस्ट की जाती हैं, तो ये टेस्ट भी उनको पास करना ज़रूरी है। अब आती है बात कि जब आपको अप्लाई कैसे करना है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज़ ऑनलाइन, किसी अपने सॉलिसिटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, और ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो हैं वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जब आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है कि जी आपने यूके वीकैस पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट होगी। डिफरेंट बड़े बड़े शहर हैं ऑल अक्रॉस द यूके जहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाकर आपकी बायोमेट्रिक से मुराद ये है कि फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और एक लाइव फोटोग्राफ ली जाती है, और उसमें भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वही आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और डॉक्यूमेंट्स चेक भी कर दें, तो आप एक्स्ट्रा फ़ीस पे करके ये भी ले सकते हैं सर्विस।
और फाइनली जनाब ये सब कुछ करने के बाद 5 साल रहने के बाद इतनी फ़ीस पे करने के बाद और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये है कि जी आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। आप जो डिपेंडेंट वीज़ा या रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा था वो ख़त्म हो गया और अब आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं और इसके अलावा आप यूके से जब मर्ज़ी बाहर जाएँ और वापस आएँ, ईज़िली आप रिटर्न करेंगे। आपके इमिग्रेशन चेक तो होगा क्योंकि आपका ज़ाहिर है पासपोर्ट जो है वो अभी ब्रिटिश नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि आप आईएलआर पर अगर 12 महीने के लिए रहते हैं तो फिर आप अपनी ब्रिटिश सिटीज़नशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है डिस्कस करने के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ज़रूरी ये है कि आपका आईएलआर स्टेटस ख़त्म भी हो सकता है या नहीं। तो उसमें ये है जी कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इंग्लैंड से या यूके से बाहर रहेंगे तो आपका आईएलआर स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और आपको वापस आने के लिए दोबारा से वीज़ा जो है वो रिटर्निंग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी एक अलग से कैटेगरी मौजूद है। तो ये था जनाब आईएलआर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई और मज़ीद क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके मुतालिक भी हम लाइफ इन यूके और इमिग्रेशन प्रोसेस और हर चीज़ जॉब्स वगैरह के बारे में वीडियोज़ जो हैं वो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिस्क्लेमर कि मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ और मैं इमिग्रेशन सॉलिसिटर या एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये सोलली मैंने gov.uk जो वेबसाइट है वहाँ से ली और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है और मेरे अराउंड जो मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों अहबाब हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।